हेलो बच्चों, मैं हूं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RBSC गुरुजी। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हमारे जो क्लास 10th रियल नंबर्स है फर्स्ट चैप्टर, उसमें कल हमने HCF कैसे फाइंड किया जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, वो हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हम जो है इसमें कुछ जो हमारे एक्सरसाइज 1.1 में जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे वो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल RBSC गुरुजी को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले आगे करवाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर होता है, अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर्स क्या होते हैं मैंने आपको ये कल बता दिया था, ठीक है। तो जब हम किसी भी इंटीजर को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम किसी भी नंबर को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ आंसर हमारे पास ओड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, तो 2 लेने पर हमारे पास मैंने इधर ओड नंबर 3 लिया तो ये 3 2 जा 6 हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर ओड नंबर 3 लिया लेकिन मैंने इंटीजर इस बार 3 ले लिया तो ये 3 3 जा 9 हो गया। तो यहाँ ये इवन है और ये ऑड नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी इंटीजर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो या तो इवन होगा या ऑड होगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इंटीजर से, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी इवन नंबर को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहाँ ऑलवेज इवन नंबर ही आता है, यहाँ हमेशा इवन नंबर ही आता है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर देख लें, जैसे मैंने मान लो ये 2 एक इवन नंबर लिया, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, 3 2 जा 6 हो गया। जैसे मान लो हमारे पास 4 है, 4 को मैंने किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, 4 को मैं अगर मान लो 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 28 आता है। जैसे मान लो 6 है, 6 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 24 आता है। यहाँ हमने इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया है, चाहे हमारे पास इधर कोई भी इंटीजर हो, हमेशा ये क्या आएगा, हमारे पास इवन ही रहेगा, हमेशा ये क्या रहेगा, हमारे पास इवन ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी इंटीजर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ऑलवेज क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जब आप किसी इवन नंबर को ऐड करते हैं तो वहां आंसर भी हमारे पास इवन होता है। इवन नंबर को ऐड करते हैं तब भी हमारे पास आंसर इवन होता है। जैसे मान लो 4 में हमने 12 ऐड किया, 4 में हमने 12 ऐड किया तो यहाँ 16 हो गया। ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन होगा। बट जब हम इवन में ओड को ऐड करते हैं, इवन और ओड को ऐड करते हैं तो यहाँ हमारा जो आंसर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ओड होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया 5 + 6, यहाँ ये ऑड है, ये इवन है तो यहाँ 11 आएगा, ये भी क्या हो गया, हमारे पास ऑड हो गया। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। इस चीज के बारे में अगर पता होगा तो आगे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मैं इसको इरेज नहीं करता, इसको हम आगे यूज में लेते हुए चलेंगे। तो देखिए, हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, हमने कल एग्जाम्पल नंबर 1 कर लिया था, आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा और अगर आपके पास बुक है तो बुक में आपके क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q + 1 where q is some integer। देखिए, यहां हमें 2 कंडीशन दे रखी है, एक तो दे रखा है 2q और दूसरा दे रखा है 2q + 1।
ठीक है, ये इंटीजर है हमारे पास, क्या है ये इंटीजर है। तो मैंने क्या किया, इनको ना लेते हुए एक अलग से इंटीजर मान लिया, लेट ए इज इंटीजर। मैंने ए को क्या मान लिया, इंटीजर मान लिया। मैंने ए को क्या मान लिया, इंटीजर मान लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये इक्वेशन होती है। आपको ये फॉर्म दे रखी है, ये वाली फॉर्म आपको गिवन है, आपको लेना क्या है, ए लेना है, ए मानना है हमें। तो मैंने ए को क्या मान लिया, कोई इंटीजर मान लिया, ए इज एनी इंटीजर, ए इज एनी इंटीजर, ठीक है। और उसके बाद में अब ध्यान से देखें, ये हमारे पास इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो Q की जगह तो Q है, लेकिन B की जगह हमारे पास क्या है, 2 है। यहां Q की जगह तो Q है, लेकिन B की जगह क्या है, 2 है। और मैंने कल आपको बताया B क्या होता है, यहां पर B होता है डिवाइजर, B क्या होता है, डिवाइजर, B क्या होता है, डिवाइजर। और अगर हमारे पास B डिवाइजर है तो हमारे पास R क्या होगा। मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर डिवाइजर हमारे पास होता है तो रिमाइंडर जो है वो क्या होता है, तो सर हम जानते हैं रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा होगा, 0 और डिवाइजर से छोटा। तो यहां पर R की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, 2 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने 2 ले लिया तो वापस डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुने, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ध्यान से देखें, मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करके लिख रहा हूं, ठीक है। ए इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हमारे पास ये हो सकता है, एक तो ध्यान से देखें 2Q की फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि हमारे पास B की वैल्यू 2 है, और कोशेंट क्या होगा ये हमें नहीं पता, ये 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। और अगर यहां पर तो हमारे पास रिमाइंडर 0 है, यहां तो हमारे पास रिमाइंडर 0 है, लेकिन यहां तो हमारे पास रिमाइंडर 0 है, लेकिन अगर हमारे पास रिमाइंडर क्या हो, 1 हो, तो किस फॉर्म में होगा, 2Q + 1 की फॉर्म में होगा। ध्यान से सुनना, अगर रिमाइंडर 0 है तो ये 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ये 2Q ऐसे कैसे आ जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर 1 होगा तो यहां पर हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, 2Q + 1। तो अब मेरी बात एक ध्यान से सुने कि मैंने आपको ये जो चीज अभी बताई, ये क्यों बताई, ध्यान से सुनना। हमारे पास Q कोई भी इंटीजर हो सकता है, लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में हमारे पास Q इज सम इंटीजर, ठीक है। Q कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट अगर हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान से देखें, मैंने कहा 2 इवन नंबर है, और जब आप इवन नंबर को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, इवन होता है, वो हमेशा क्या होता है, इवन होता है। तो ध्यान से देखना, यहां पर Q को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो आप यहां लिखोगे 2Q इज एन इवन इंटीजर, 2Q इज एन इवन इंटीजर। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जब किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, इवन होता है। 2 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आता है, इवन ही आता है। और उसके अलावा जब आपने ये इवन था, इवन में आपने 1 ऐड कर दिया, ये इवन था, इवन में आपने 1 ऐड कर दिया, 1 क्या होता है सर, ऑड नंबर होता है, 1 क्या होता है सर, ऑड नंबर होता है। तो ध्यान से देखिए, इवन में अगर आपने ऑड को ऐड कर दिया तो क्या रहेगा, ऑड ही रहेगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, ऑड नंबर हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ऑड इंटीजर हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। ध्यान से सुनना एक बार वापस, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हमारे पास इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होती है तो उसको हम कैसे इवन और ऑड इंटीजर से पता लगा सकते हैं। वो ध्यान से सुनना कि मैंने कोई भी इंटीजर मान लिया a, और ये a की हमें 2 फॉर्म दे रखी है, एक तो 2Q दे रखी है, एक 2Q + 1 दे रखी है।
मैंने कहा जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो q की जगह तो q है, लेकिन b की जगह क्या है, 2 है। मतलब हमारे पास डिवाइजर 2 हो गया। अगर डिवाइजर 2 है तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा। रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर आपने रिमाइंडर को 0 ले लिया, तो a किस फॉर्म में आ जाएगा, 2q की फॉर्म में। अगर आपने रिमाइंडर 1 ले लिया तो a किस फॉर्म में आ जाएगा, 2q प्लस 1 की फॉर्म में आ जाएगा। अब हमें पता ये करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो मैंने कहा कि किसी भी नंबर को जब आप, किसी भी इंटीजर को जब आप इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा इवन ही रहता है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये इवन इंटीजर है। और जब आप इवन में जब ऑड ऐड कर देते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, ऑड इंटीजर होता है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको एग्जाम में हमेशा स्टेप वाइज क्वेश्चन को करना है। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दी तो उसके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुन लेना, एक बार आप इसको लिख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हम देखने वाले हैं। एक बार आप एग्जाम्पल देखें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास क्या है, इसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। हमारे पास क्या है, ये एग्जाम्पल 3 में क्या दे रखा है, ऑड इंटीजर की बात कर रहा है। एग्जाम्पल 3 में किसकी बात करता है, ऑड इंटीजर की बात करता है। और हमें बताना है कि क्या कोई भी ऑड इंटीजर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 की फॉर्म में ही होगा क्या। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, ये जो आपको फॉर्म दे रखी है वो a इक्वल टू bq प्लस 1 की फॉर्म में आपको दे रखा है। आपको गिवन क्या है, a इक्वल टू bq प्लस 1। तो मान लिया a हमारे पास, लेट a इज एनी, क्या पूछा है, ऑड इंटीजर पूछा है, तो हम इसको ऑड मानेंगे, ऑड इंटीजर। a इज एनी ऑड इंटीजर। हमने a को क्या मान लिया, एक ऑड इंटीजर मान लिया। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ध्यान से सुने, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहां हमारे पास a किस फॉर्म में हो सकता है, a इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हो सकता है। आप एक बार खुद सोचने की कोशिश करें कि सर अगर हमारे पास, एक सेकंड पहले हम ले लेते हैं कि b की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू क्या है, वो ले लेते हैं। तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। मुझे बताएं, q की जगह q है और b की जगह क्या है, 4। यहां हमारे पास b की जगह क्या है, 4, b की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। तो मुझे बताएं कि यहां हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा। मैंने कहा रिमाइंडर b से छोटा होता है, तो 0, 1, 2 और 3 हमारे पास क्या हो सकते हैं, रिमाइंडर r की वैल्यू हो सकती है, क्योंकि डिवाइजर यहां क्या है, 4 है। तो रिमाइंडर ना तो 4 हो सकता है, ना 4 से बड़ा हो सकता है, केवल क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3 हो सकता है। तो यहां से मुझे बताओ कि a जो है, a इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा। अगर मान लो हमारे पास r की वैल्यू 0 है तो ये 4q होगा। अगर मान लो हमारे पास r की वैल्यू 1 है तो ये 4q प्लस 1 होगा। अगर हमारे पास r की वैल्यू 2 है तो ये 4q प्लस 2 होगा। और अगर हमारे पास r की वैल्यू 3 है तो ये 4q प्लस 3 हो सकता है। क्या हो सकता है, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3, क्योंकि यहाँ r की वैल्यू हमें पुट करनी है। यहाँ पर सॉरी, ये r होता है रिमाइंडर, तो r की वैल्यू आप पुट करते जाएंगे तो हमारे पास a की फॉर्म्स बनती जाएगी।
अब बताना है हमें ऑड इंटीजर कौन सा है, तो आप इससे ऑड इंटीजर पता कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, क्यू कोई भी इंटीजर हो हमें कोई मतलब नहीं है, क्यू कोई भी इंटीजर हो हमें कोई मतलब नहीं है, बट हमें मतलब है कि ये किससे मल्टीप्लाई होता है। हमें इससे मतलब है कि ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। आप देखो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्यू हमारे पास, और 4 होता है एक इवन नंबर, और अगर इवन नंबर मल्टीप्लाई हो गया, ध्यान से देखें, इवन नंबर मल्टीप्लाई हो गया तो ये ऑलवेज क्या होगा? इवन होगा। ये ऑलवेज क्या होगा? इवन होगा। तो ध्यान से देखना, यहां पर हमारे पास यहां ए इज ऑड इंटीजर इन द फॉर्म। किस फॉर्म में हमारे पास ये ऑड इंटीजर होगा? मुझे एक बात बताएं, ध्यान से सुनना। ये इवन है, इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा तो ये इवन ही रहेगा। ये इवन है, इसमें +1 ऐड हो रहा है, 1 हमारे पास क्या होता है? ऑड होता है। ध्यान से देखिए, इवन में ऑड ऐड कर दिया तो ये ऑड ही रहेगा, मतलब ये किस फॉर्म में हो गया? 4q + 1 की फॉर्म में हो गया। उसके बाद में मुझे बताएं कि ये इवन है, ये भी इवन है, इवन को ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी हमारे पास इवन होगा, तो ये हमें नहीं लेना। ये इवन है, ये ऑड है, इवन ऑड को ऐड करते हैं तो ऑड होता है, तो हमें क्या लेना होता है? हमें लेना क्या है? ऑड इंटीजर लेना है, इसलिए 4q + 3 भी क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि a जो है वो ऑड इंटीजर होगा जब हमारे पास 4q + 1 और 4q + 3 की फॉर्म में होगा। और अगर हम बात करें a इज इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर कब होगा? इवन इंटीजर कब होगा? तो मैंने अभी आपको बताया कि 4q में कुछ ऐड नहीं हो रहा तो 4q हो सकता है, और उसके बाद में 4q + 2 भी हो सकता है, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई 2। क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि अगर कोई भी इंटीजर 2 से डिवाइड हो जाए तो वो क्या होता है? इवन इंटीजर होता है। तो ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं इसलिए इवन है, और ये 2 से डिवाइड नहीं होते इसलिए ये क्या है? ऑड है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। आपको एग्जाम में ये वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए जो क्वेश्चन में गिवन है उसके लिए लिख देता हूं। एक बार आप इसको सॉल्यूशन को लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम बढ़ते हैं, फिर चलिए आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के जो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम यहाँ करने वाले हैं। तो एक बार उसमें देखते हैं कितने क्वेश्चंस हमारे पास हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, उसके बाद आप खुद करने की भी कोशिश करना। ध्यान से देखिए, आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। ध्यान से सुने, यहां हमें क्वेश्चन दे रखा, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1। यहां हमें ध्यान रखना ऑड इंटीजर ही फाइंड करना है, तो 6q + 1 की फॉर्म में होगा, 6q + 3 की फॉर्म में होगा, 6q + 5 की फॉर्म में होगा, ये हमें बताना है। तो मैंने जैसा कहा कि हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? a = bq + r होता है। तो आप इससे कंपेयर करें। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से b की वैल्यू, यहां से हमारे पास b की वैल्यू होगी 6 एंड r की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये मैंने आपको बता दिया पहले कि जो r होता है वो b से छोटा होता है, तो b अगर 6 है तो r की वैल्यू 0 से 5 तक हो सकती है। तो यहां हमारे पास क्या होगा? ध्यान से देखें, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मुझे बताएं कि a जो है, a इज ऑफ द फॉर्म, a किस फॉर्म में हो सकता है हमारे पास?
ये किस किस फॉर्म में हो सकता है, तो देखो अगर आपने r की वैल्यू 0 पुट की तो ये 6q की फॉर्म में हो सकता है, अगर आपने r की वैल्यू 1 पुट की तो ये 6q + 1 की फॉर्म में हो सकता है, r की वैल्यू 2 पुट कर दी 6q + 2 की फॉर्म में हो सकता है, r की वैल्यू 3 पुट कर दी 6q + 3 की फॉर्म में हो सकता है, r की वैल्यू 4 पुट कर दी ये 6q + 4 की फॉर्म में हो सकता है, और उसके अलावा 6q + 5 की फॉर्म में भी हो सकता है जब हमने r की वैल्यू 5 पुट कर दी। ठीक है, अब पूछा क्या है, सर हमसे पूछा है कि ये a जो है वो ऑड इंटीजर होना चाहिए, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि q हमारे पास कोई भी इंटीजर हो लेकिन हमने उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब 6 एक इवन नंबर है, और इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास नंबर क्या बन जाता है, रिजल्ट क्या आ जाता है, इवन होता है। तो मुझे बताएं कि 6q इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा है तो 6q इवन हो जाएगा, तो ये हमें नहीं लेना, 6q हमें नहीं लेना। तो यहां से ध्यान से देखें, सो a is odd integer, a is odd integer in the form, किस फॉर्म में हमारे पास ये ऑड होगा, ध्यान से सुने, ये 6 मल्टीप्लाई होता है किसी भी जब इंटीजर से, क्योंकि 6 इवन है तो ये भी इवन होगा, लेकिन जब हमने इवन में ऑड नंबर ऐड कर दिया तो यहां पर ये ऑड हो जाएगा। उसके बाद में मुझे बताएं ये भी इवन है, ये भी इवन है, इवन इवन ऐड होंगे तो ये भी इवन होगा, तो ये भी हमें नहीं लेना। यहाँ पर इवन प्लस ऑड हमारे पास ये ऑड हो जाएगा तो ये लेना है, और उसके बाद में ये इवन है ये नहीं लेना, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, 6q + 5। ठीक है, क्योंकि यहां हमारे पास इवन प्लस ऑड ऑड हो गया, इवन प्लस ऑड ऑड हो गया, इवन प्लस ऑड ऑड हो गया, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है, और ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये तीनों 2 से डिविजिबल नहीं होने के कारण ऑड नंबर है। और अगर हम बात करें यहां पर a इज इवन इंटीजर इन द फॉर्म, तो क्या क्या हमारे पास बचे 6q, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, उसके बाद में 6q + 2 ये भी 2 से डिविजिबल है, और उसके बाद में 6q + 4 बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई 2, इट इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। तो जब हम किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करते हैं या हम उसका क्यूब करते हैं तो किस तरीके से उसको फॉर्म में लाया जाता है वो हम देखने वाले हैं। एक बार आप इसको लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये जो क्वेश्चन 3 है वो मैं अभी आपको करवाने वाला हूं थोड़ी देर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखने वाले हैं, ध्यान से सुन लें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर होगा, एक बार आप उसको देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। यहां हमारे पास दो फॉर्म दे रखी है, 3m दे रखा है और एक 3m+1 दे रखा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं a = bq+r से, तो यहां से मुझे पता चलेगा कि b की वैल्यू तो है 3 और r हमारे पास क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, केवल हमें b की वैल्यू पता करनी है, r तो हमें खुद पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने कहा लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। चलिए हमने ये मान लिया। अब इसके बाद में ध्यान से सुने, अगर हम इसको कंपेयर करें तो b की वैल्यू क्या है भैया, यहाँ पर 3 है, और अगर हम r की बात करें तो r क्या हो सकता है, 0, 1, 2 हो सकता है। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम,
ध्यान से सुने कि यहां हमारे पास a इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हो सकता है a हमारे पास, r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 3q हो सकता है, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे 3q प्लस 1 हो सकता है, और r की वैल्यू 2 पुट करेंगे 3q प्लस 2 हो सकता है। ठीक है, ये 3 फॉर्म हमारे पास हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखें, क्वेश्चन में हमें इनका स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करने वाले हैं। तो यहां पर हमारे पास ध्यान से देखना ए स्क्वायर, क्योंकि ये सभी ए की वैल्यू है, तो सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर करने वाला हूं। सबसे पहले 3q का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9q स्क्वायर। क्या आएगा ये हमारे पास 9q स्क्वायर, क्या हम 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं? q स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा अलग, वैसे के वैसे रहेगा। क्या हम 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं? सर हाँ लिख सकते हैं। मुझे बताओ अगर हम इसको कोई एक नया इंटीजर या फिर नया वेरिएबल मान ले, 3 एज इट इज है, और मैंने इसको क्या मान लिया, m मान लिया, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो मुझे एक बात ये बताएं, जब हमने इसका स्क्वायर किया तो क्या ये 3m की फॉर्म में आ गया? क्या ये हमारे पास 3m की फॉर्म में आ गया? हाँ सर, ये 3m की फॉर्म में आ गया। जो भी हमारे पास 3 कॉमन लेने के बाद में बचा उसको हमने m मान लिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सिमिलरली आप जब दूसरे का, ध्यान से देखना, सिमिलरली जब आप इसका स्क्वायर करेंगे 3q प्लस 1 का, 3q प्लस 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये होता है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6q। ध्यान से देखिए, इनमें 3 कॉमन किस किस के अंदर है? यहां से 3 कॉमन आएगा सर, यहां से 3 कॉमन आएगा, तो मैंने दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, और 3 कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचा 3q स्क्वायर, यहाँ बचा 2q, और ये प्लस 1 अलग है तो मैंने प्लस 1 को लिख लिया अलग। ये प्लस 1 अलग था, इसमें 3 कॉमन नहीं आया तो इसको मैंने अलग लिख लिया। अब मुझे एक बात ये बताएं, अगर इस ब्रैकेट को मैं m मान लूं, एक नया वेरिएबल मैंने मान लिया, इसकी वैल्यू यहाँ कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ से मैंने इस पूरे ब्रैकेट को m मान लिया और प्लस 1 हमारे पास हो गया। प्लस 1 तो अलग था ना, ये ब्रैकेट मैंने m मान लिया और प्लस 1 अलग हो गया। तो मुझे बताओ कि ये किस फॉर्म में आ गया, 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया? 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। और उसके बाद में लास्ट जो हमारे पास बचा क्या, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। इसको करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12q प्लस 4। अब एक चीज मुझे यहां से बताएं कि क्या हम 4 को मैं इसको ऐसे कैसे लिखता हूं, क्या हम 4 को सेपरेट करके, इसको स्प्लिट करके 3 प्लस 1 लिख सकते हैं? अब आप कहोगे कि सर ये 4 को 3 प्लस 1 क्यों लिखा? क्योंकि भैया हमें वो टर्म्स लेनी है जिनमें 3 कॉमन आए, तो 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 में से 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहां से हमारे पास इन तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो हमने 3 कॉमन लिया। यहां 3 कॉमन लोगे तो आप हमारे पास बचेगा 3q स्क्वायर, यहां से 2q बचेगा, यहां से प्लस 1 बचेगा 3 कॉमन लेने पर, और ये प्लस 1 अलग से हमारे पास बच गया। मुझे बताओ, क्या ब्रैकेट को हम m मान लें तो हमने ब्रैकेट को पूरे को, ये 3 तो बाहर का ऐसे कैसे, और इस ब्रैकेट को हमने m माना और प्लस 1 बाहर में अलग से जो था वो ऐसे कैसे एज इट इज हमने लिख दिया। तो जो तीसरा था वो भी किस फॉर्म में आ गया हमारे पास, 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई भी इंटीजर होता है, वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर हमेशा 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। ये आपको
चीज़ें जो है ये समझ में आनी चाहिए। अगर आप आगे जाकर 11th 12th में या IIT की तैयारी करते हैं तो IIT की प्रिपरेशन में बहुत काम आएगा ये, ठीक है। एक बार आप इसको लिख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। अगला हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5th क्वेश्चन में हमें क्यूब करने के लिए यहाँ बोल रहा है, एक बार आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, उसको रीड करें क्वेश्चन को और फिर आगे बढ़ें। अगर आपसे होता है तो उसको करने की कोशिश भी करें। ध्यान से सुने। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 9m + 8। यहाँ हमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेना है। लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब हमें ये बोल रहा है यहाँ पर, यहाँ हमारे पास b की वैल्यू क्या है, सभी आप बताएंगे b की वैल्यू क्या है, सभी आप बताएं b की वैल्यू क्या है, सभी बताएं b की वैल्यू क्या है। इस सर हमने देखा इसकी फॉर्म है 9m 9m + 1 9m + 8, तो यहाँ 9 9 9 सभी में है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। b की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। तो यहाँ से मुझे बताएं r की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से मुझे बताएं r की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं, जल्दी कोशिश करें। r की वैल्यू सर हमारे पास होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक हमारे पास r की वैल्यू होगी, क्योंकि हम b से छोटे नंबर तक हम क्या करते हैं r की वैल्यू लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा होने वाला है, ध्यान से देखना। सो a इज ऑफ द फॉर्म। अब मुझे बताएं कि a किस फॉर्म में हो सकता है। जब आप r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 9q की फॉर्म में होगा, जब आप r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 9q + 1 9q + 2 9q + 3, ठीक है। तो ये आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये अब मैं केवल r की वैल्यू पुट करते जा रहा हूं, ये कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। इस फॉर्म में हमारे पास a हो सकता है। ये हमारे पास 8 फॉर्म्स a की हो सकती है जब क्या हो, हमारे पास डिवाइजर 9 हो। जब डिवाइजर 9 हो तो ये 8 फॉर्म्स हमारे पास, सॉरी 9 फॉर्म्स हमारे पास ये हो सकती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे एक बात ये बताएं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे एक बात ये बताएं कि यहां पर हमें इसका करना क्या है। जैसे हमने पीछे स्क्वायर किया था 4th क्वेश्चन में, वैसे ही इस 5th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस 5th क्वेश्चन में हमें करना है क्यूब। इस 5th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने क्यूब किया, तो यहां से सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म हम लेते हैं 9q। तो 9q का जब हम क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब आपको आना चाहिए। सर 9 का क्यूब 729 होता है, और q का क्यूब हम जानते हैं q क्यूब होता है। मुझे पता है मैं यहाँ से फॉर्म्स लाना चाहता हूँ, कौन कौन सी फॉर्म्स लाना चाहता हूँ, 9m 9m + 1 और 9m + 8। मतलब यहां से आपको n कॉमन लेना पड़ेगा, सॉरी 9 कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहां से आपने 9 कॉमन लिया, 9 कॉमन लेने पर क्या बचेगा सर, 81q क्यूब बचेगा। जो ब्रैकेट में है उसको आप m मान लो, जो ब्रैकेट में है उसको आप m मान लो। यहां आगे लिख दो वेयर m = 81q क्यूब। तो ये फर्स्ट फॉर्म आ गई अपने पास 9m, जो कि हमें गिवन है। उसके बाद में सेकंड देखें ध्यान से, दूसरे का क्यूब करते हैं। सभी मैं नहीं करवा सकता, 1 2 मैं करवा देता हूं, फिर उसके बाद में आप खुद करने की कोशिश करें। 9q + 1 मैं ले लेता हूं, 9q + 1 का क्यूब हम करेंगे। a + b का होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, मैं लिखकर यहां आपको बता देता हूं। a + b होल क्यूब क्या होता है, a³ + 3a² + 3ab² + b³। ये हमारे पास होता है। तो ध्यान से देखिए, a की वैल्यू 9 है, तो 9 का क्यूब जैसे हमने पीछे किया 729 q क्यूब हो गया, प्लस यहां से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी
ए का स्क्वायर करें पहले, ए हमारे पास है 9q तो इसका स्क्वायर 81 हो जाएगा। फिर उसके बाद में b से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, मतलब 81q स्क्वायर ही रहेगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243q स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ देखेंगे 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 9q, तो 9 3 जा 27, b की वैल्यू 1 है तो 27 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। और फिर लास्ट में a का क्यूब 1 का क्यूब क्या रहेगा 1 ही रहेगा। मुझे बताएं इसमें और इसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो 3 यहाँ कॉमन लेने के बाद में ये बचेगा, ध्यान से देखें इसको 9 कॉमन लेना है। 9 कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचेगा 81q क्यूब, यहाँ 9 कॉमन लेने के बाद में ये हो जाएगा 9 2 जा 80, 9 7 जा, और फिर यहाँ 9 कॉमन लेने के बाद में 3q बचेगा, और ये +1 में नहीं आता 9 कॉमन, तो इसको लास्ट में एज इट इज रख लेंगे। जैसा मैंने कहा जो भी ब्रैकेट में हमारे पास है इस ब्रैकेट को आप m मान लें, इस ब्रैकेट को आप m मान लें, और +1 हमारे पास ये हो गया, तो आप इसको लिख दें वेयर m इक्वल टू 81q क्यूब 27q स्क्वायर प्लस 3q। ठीक है, तो ये दूसरी फॉर्म हमारे पास आ गई 9m+1, दूसरी फॉर्म हमारे पास आ गई 9m+1। उसके बाद में मैं एक और करवाता हूं और उसके बाद आप खुद करना बाकी के। जैसे मैं 9q+5 ले लेता हूं, 9q+5 मैंने ले लिया, इसका क्यूब करना है। सबसे पहले इसका क्यूब करेंगे तो वही 729 क्यूब हो जाएगा। फिर देखिए ध्यान से 3a स्क्वायर b, तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे 81, इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 से भी मल्टीप्लाई करना, ध्यान से देखना 3, इसका स्क्वायर किया 81, इसका स्क्वायर इसको करेंगे 5, तो 5 3 जा 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 जा 15, 5 कैरी 1, 15 8 जा 120, 121, और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर ऐसे कैसे एज इट इज रहेगा हमारे पास। फिर आगे हम देखते हैं 3a हो गया हमारे पास 9q और b का स्क्वायर हो गया 25 और ये 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 7 जा 175 कैरी 17, 25 2 जा 50 एंड 67q, और उसके बाद में इसका क्यूब हमारे पास हो जाएगा 125। ये हमें a प्लस बी का होल क्यूब जो था वो ओपन कर लिया। अब कॉमन हम लेंगे, उससे पहले ध्यान से देखें इन सभी में तो 9 कॉमन हो गया, इन सभी में तो 9 कॉमन आ जाएगा, बट इसमें 9 कॉमन नहीं आएगा। एक बार आप खुद करके देख सकते हैं। तो सर कैसे करें हम, तो यहां ध्यान से मेरी बात एक सुने कि आप इस 125 को लिखेंगे, सर हमें ऐसा नंबर लेना है जो क्या हो जाए 9 कॉमन आ जाए, तो सर इसको हम 117 प्लस 8 लिख सकते हैं। इसको 117 प्लस 8 लिख सकते हैं क्योंकि 117 में 9 कॉमन आ सकता है और 8 यहाँ अलग रह जाएगा। सब में से 9 कॉमन मैंने लिया तो यहाँ हमारे पास होगा 81q क्यूब प्लस इसमें 9 कॉमन लेंगे 1 3 और फिर ये हो जाएगा 5q स्क्वायर। इसमें 9 कॉमन अगर हम लेंगे तो ये 775q और इसमें 9 कॉमन लेंगे तो ये 1 3 और यहाँ प्लस क्या बचा हमारे पास 8, यहाँ प्लस क्या बचा हमारे पास 8। मैंने जैसा पीछे आपको कहा जो ब्रैकेट में है उसको आप m मान लो और प्लस में हमारे पास क्या है 8 है, तो हमारे पास एक किस फॉर्म में आ गया 9q प्लस 9m प्लस 8 की फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से आगे जब आप क्यूब करेंगे तो या तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा प्लस 8 लास्ट में बचेगा या प्लस 1 लास्ट में बचेगा, तो 3 मैंने करवा दिए आपको। इसी तरीके से जो बाकी बचे हुए हैं वो आप खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। एक बार आप इसको लिख लें। चलिए अब वापस हम करने वाले हैं हमारा जो एग्जाम्पल बचा हुआ था, कौन सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 4 हमारे पास बचा हुआ है। तो एग्जाम्पल 4 और एक जो है क्वेश्चन बचा हुआ है वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। आप इसको लिख लें या फिर जहां भी बैठे हैं वहां पर नोटबुक लें और नोटबुक में साथ के साथ नोट करते जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल 4।
एग्जाम्पल 4 हमारे पास अगला क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 4 को रीड करें, आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा। A sweet seller has 420 Kaju burfis and 130 Badam burfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्वीट सेलर है, मतलब कि हलवाई है, उसके पास एक ट्रे है और इस ट्रे में वो क्या करना चाहता है, जो काजू बर्फी है उसको और जो बादाम बर्फी है उसको अरेंज करना चाहता है, स्टैक्स में अरेंज करना चाहता है। ठीक है, जिसको हम ढेर बोलते हैं ना, ढेर लगा दिया हमने, उसको स्टैक कहा जाता है। ये कहता है कि हम जो हमारे पास है दे टेक अप लीस्ट एरिया, हमें इतनी स्टैक्स बनानी है कि हमारे पास ये लीस्ट एरिया, कम से कम एरिया जो है वो घेरे। तो जब भी आपके पास एक चीज ध्यान रखना, लीस्ट एरिया की बात आ जाए तो लीस्ट एरिया में हमें क्या करना पड़ता है, HCF फाइंड करना पड़ता है। इसमें आपको सोचना समझना कुछ नहीं है। अगर लीस्ट एरिया आपके पास आ गया तो हमेशा लीस्ट एरिया अगर आपके पास आ गया तो हमेशा HCF फाइंड करना पड़ता है। तो वी फाइंड HCF, वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 420 and 130 by Euclid's डिवीजन लेमा। तो कल मैंने आपको HCF फाइंड करना बताया, ठीक है। आप उम्मीद है इसका HCF फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसका HCF जब फाइंड करेंगे तो वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका आप HCF खुद फाइंड करें, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 30 members। ये कह रहा है कि हमारे पास 616 आर्मी मेंबर्स हैं और उनके आगे 32 आर्मी बैंड वाले हैं। आर्मी बैंड आपने देखा होगा। 616 हमारे पास आर्मी मेंबर है, 32 हमारे पास बैंड हैं। तो हमें बताना है कि हम कितने कॉलम बनाएं जिससे हमारे पास हर एक कॉलम में बराबर तो क्या होने चाहिए, बैंड वाले होने चाहिए। हर एक कॉलम में बराबर बैंड वाले होने चाहिए और हर एक कॉलम में बराबर आर्मी कंटिंजेंट होने चाहिए। मतलब आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसमें बराबर इसका भी डिवाइड हो जाए, इसका भी डिवाइड हो जाए, तो आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और हमारे पास ऐसा नंबर जिसमें जिसका दोनों में डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं बच्चे HCF। उसको क्या कहा जाता है, HCF। वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 616 एंड 32 by Euclid's डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से इनका क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। जो मैंने आपको पीछे बता दिया तो आप HCF फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट होती है। आगे हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम में हम क्या करते हैं, इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बजाय हम किस तरीके से HCF फाइंड करते हैं, किस तरीके से LCM फाइंड करते हैं, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं आगे एक्सरसाइज 1.2 में। और ये जो एक्सरसाइज होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा भी समझ में आया, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल RBSC गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।